हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं गाँव, शहर और व्यापार। हमारा नया लेसन है गाँव, शहर और व्यापार। ठीक, तो इसी में सबसे पहले हम जब भी अपना कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी क्या है? देखिए, गांव भी पढ़ेंगे, शहर भी और व्यापार भी। तो हमारा जो स्टोरी है वो क्या है? लोहार की दुकान पर प्रभाकर। कोई प्रभाकर बच्चा है आप जैसा ही, और वो कहाँ खड़ा है? जो लोहार है उसकी दुकान पर खड़ा है। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। अब आप जाते हैं, कुछ वो वहां पकड़ने के, कुछ कुल्हाड़ी, कुछ अलग अलग प्रकार के हथियार रखे हैं। ठीक, दूसरी ओर भट्टी जल रही है। भट्टी मतलब जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है, वो बिल्कुल लाल तप्त रहती है। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। यानी कि लोहे की छड़ को गर्म किया और फिर उसको पीट रहे थे। प्रभाकर ये सब बड़े मजेदार लग रहा था और प्रभाकर को लगा था भैया जो लोहे को बाप का पीटा गया, उसको चेंज किया गया है, ये बड़ा सही है। और उसको बहुत अच्छा से आपका दिख रहा था और उसको बड़ा मजा आ रहा था इन सब में। ठीक, अब देखिए, अगर हम इससे आगे बढ़े तो अब आपके सामने देखिए, ये आपका संडासी हो गया, ये कुल्हाड़ी हो गया और ये हास्य। ठीक, आपको दिखाया। अब कह रहे हैं आपको इनके नाम चुनने, तो नाम हमने पहले ही चुन लिए पढ़ने से पहले। तो ये संडासी है, ये कुल्हाड़ी है और ये हाशिया है। ठीक, अब देखिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। कह रहे जिस तरह हम लोहा देखते हैं वो एक आम बात है। लोहे की चीज हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिसाब बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कितना हुआ? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हाशिया बड़ी संख्या में मिलते हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? अध्याय 4 में। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजार बड़े उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के हलों को फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा है कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि में उत्पादकता बढ़ गई। क्या हुआ? लोहे के फाल से कृषि की जो उत्पादकता है वो आपका बढ़ गई। अब मुझे बताइए, लोहे के फाल से कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? मैंने पहले भी समझाया। बताइए, कौन बच्चा बताएगा? देखिए देखिए, हल ने क्या किया? जमीन को खुदाई की और जमीन की खुदाई से क्या बढ़ी? उत्पादकता। आप किसी मिट्टी को, आप जमीन में एग्रीकल्चर करते हैं, आप उसको ऊपर से खोदिए और उसको थोड़ी गहरी खोदिए, तो दोनों के उत्पादकता में आपको अंतर दिखाई देगा। यही बात समझाने का प्रयास। कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजा तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था।
जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाबों, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये सारी चीजें क्या है, इसमें आपके बनाए गए। हाशिया, कुल्हाड़ी, संडासी, ये सब चीजें हैं। और ऐसी 5 चीजों की सूची बनाइए जिनका प्रयोग आप रोजमर्रा के लिए करते हैं। कि लोहे के उन 5 चीजों का नाम बताना है जिनका आप प्रयोग लोहे के रूप में रोज करते हैं। ठीक है, आप साइकिल से आते हैं, वो भी लोहे की है। क्लियर है? आप जिस बेंच पे बैठते हैं वो लोहे और लकड़ी की दोनों की बनी हो सकती है। ऐसे करके आपको लिस्ट बनानी। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन को दिखाया है। क्या है? सिंचाई से आए परिवर्तन। और खाली स्थानों पर सही भरो। लोहे द्वारा परिश्रमित किया जाता है। किसानों को लाभ मिलता है क्योंकि उनकी उत्पादकता में अनिश्चितता घट जाती है। यानी कि अनिश्चितता का मतलब उत्पादन पहले जो कम हो रहा था वो ज्यादा होगा, तो उससे क्या हो गया, आपका सर्टेनिटी हट गई। कर अदा करने वाले किसानों को उत्पादन में बढ़ाना। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। भाई अगर राजा सिंचाई करेगा तो ही धन भर पाएगा। अब कह रहे इसी के आधार पर ही आपको चार्ट बनना है। अब जैसे राजा को सेना, महल और किले के लिए धन चाहिए। धन चाहिए तो कहां से लेते हैं? वे आपका किसानों से कर लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं? किसानों से कर। और कर लेना है तो क्या करना है? हाँ, किसानों को लाभ मिले और उनकी अनिश्चितता घटे। इसको यहां लिख देंगे। यह सिंचाई से ही संभव होगा। और सिंचाई संभव होगा तो राजाओं को सिंचाई के लिए योजना बनानी चाहिए और उन पर खर्च करना चाहिए। 5 लाइन है, धन खर्च करना चाहिए। अब क्या होगा? धन खर्च करेंगे तो लोगों का परिश्रम किया जाएगा और परिश्रम से क्या होगा? कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी और राजस्व भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको फिल करेंगे। करिए और देखिए। गांव में कौन रहते हैं? मेरे जो गांव है उनमें कौन रहते हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। कैसे? 3 तरह के। 3 तरह के लोग रहते हैं। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी को बेल्ला, यानी कि साधारण हल वाहकों को आपका उड़वार। जो साधारण हल वाहक हैं, देखिए, तमिल के बड़े भूस्वामी को, यानी कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी, उनको क्या कहते हैं? बेला। और उधर कहा गया साधारण हलवाकों को क्या कहा गया? उणवार। और भूमिहीन मजदूरों और दासों को क्या कहा गया? आपका कडाइसियार। तो पहला, तीसरा और दूसरा, दोनों कैटेगरीज में आपको स्पष्ट दिखाई। और इसे क्या कहते थे? अदमई। ये भी अदमई जो है पार्ट ऑफ थर्ड है। ठीक, देखिए। देश के उत्तरी हिस्से में
गांव का प्रधान व्यक्ति, यानी कि उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या है? ग्राम भोजक। क्या कहलाता है? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, यानी पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आम गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी जमीन पर आपका दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। वो कैसे हैं? आपका प्रभावशाली हैं, तो राजा ने टैक्स वसूलने का काम भी किन को सौंप दिया? इन्हीं को सौंप दिया। और ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। मान लीजिए लोकल लेवल पर किसी का कुछ बीच विवाद है, झगड़ा है, उसको ये आपका सुलझा भी दिया करते थे। कौन? जिसकी हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हैं गांव का ग्राम भोजक, जो ग्रामीण व्यवस्था आपकी बनी हुई है, उस व्यवस्था के पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं? चलिए, तो ये सारे काम कर। अब देखिए, ग्राम भोजक के अलावा स्वतंत्र कृषक भी होते थे। यानी जो ग्राम के भोजक हैं वो क्या है? आपका स्वतंत्र आपके कृषक भी हैं, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। कैसे थे स्त्री पुरुष? जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। इनमें दास कर्मकार आते थे और इन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने में अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। यानी कि दूसरों की जमीन पर काम करेंगे तो ही इनकी आजीविका आपका चलती थी। ठीक, तो ये आपको इसमें देखना चाहिए। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। शिल्पकार में कौन था? जो लोहार है, जो लोहे की चीजें बनाते, कुम्हार जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते, बढ़ई मतलब जो आपकी लकड़ी वगैरह से कुछ बनाते हैं, बुनकर मतलब जो आपका बुनाई सिलाई इत्यादि करते हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब आपके शिल्पकार की कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। कहाँ आते हैं? शिल्पकार की कैटेगरी। देख लिया? अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो तमिल में प्राचीनतम रचनाओं के संगम को संगम साहित्य कहते हैं। कि तमिल की जो भी प्राचीनतम आपकी रचना रहे हैं उनको इकट्ठा कर कर एक संगम साहित्य बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत के इतिहास को या दक्षिण भारत में लिखी कृतियों को किस रूप में संजोया गया, तो संगम साहित्य के रूप में संजोया गया। क्लियर है? संगम वंश के समय में ये चीजें हुई, तो इसलिए हम देखते हैं इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै में वहां कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया जाता है वे तमिल साहित्यों में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तमिल साहित्यों में वो सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, ये देखिए।
चलिए, सिक्के, पुरातत्व को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले थे। इसका चित्र नीचे दिए गया। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया। इन सिक्कों पर, तांबों पर क्या है, आकृतियों को आहत करके बनाया गया, छाप कर। देखिए, ये थे आहत सिक्के। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीडीएस और एनडीए की परीक्षा में कि आहत क्या है, तो आहत एक प्रकार के सिक्के थे। देख लिया आहत सिक्कों को। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार और गोलाकार होते थे। या तो धातु की चादर को काटकर धातु की वहां चपटे गोलियों के द्वारा बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इनमें कुछ आपका चिन्ह ठपने से बनाए जाते थे। कैसे हैं? कुछ चिन्ह बना दिया, उसके बाद रखा, उसके बाद ठोक दिया, और इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों में इनका प्रचलन भी रहा। ईसा मसीह यानी कि ईसा पहली सदी के आसपास की बात कर रहे हैं, कह रहे उस समय भी इन सिक्कों का काफी आपका प्रचलन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी की ये बात कर, ठीक है नहीं? आगे बढ़े। चलिए, आहत सिक्कों को देखने के बाद थोड़ा सा आगे देखिए। अब है विनिमय के अन्य संसाधन। विनिमय का मतलब देखिए, सबसे पहले आपको विनिमय का मतलब पता होना चाहिए। विनिमय के अंदर के संसाधन को हम देख रहे हैं। विनिमय का मतलब है आप वस्तुओं को आप पैसे देकर खरीदते हैं या वस्तुओं के बदले में वस्तुएं के बदले वस्तुएं। भाई विनिमय क्या है? मान लीजिए मैं कोई किताब लेने गया, ऐसे मान लीजिए। अब मुझे किताब के बदले में अगर मैंने लिया है तो मैं इसको 100 रुपए या 5 रुपए जो भी है, ये कुछ रुपए पे करूंगा, उसके बदले में तो मुझे किताब मिलेगी।
लेकिन एक समय था जब वस्तुओं के बदले में आपको वस्तु मिलती थी। किसी व्यक्ति के पास अनाज था तो अनाज के बदले में वो आपका चावल लेता था, या वो आपका सब्जी वगैरह जो थी, या कोई भी अन्य सामान जैसे कि आपके कपड़े हो गया, जूता हो गया, वो सब इससे एक्सचेंज किया करता था। इसी को बोलते थे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आपका विनिमय के पैटर्न। और बहुत सारे पैटर्न थे जिनके माध्यम से विनिमय होता था। आइए उन सभी को हम विनय के माध्यम जो है विनिमय के, उनको हम देखते हैं। संगम साहित्य को इस छोटी सी किताब को पढ़ें। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। तो आज भी देखते हैं जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं, ये हमारा भारत का मैप मान देखिए, द्वारा बना पड़ेगा। ये भी जो हमारा भारत है, इसके ये जो आपके कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र हैं, इनमें क्या बनता है? आपका नमक बनता है। होता क्या है, ये समुद्र के पानी को खींच लेते हैं और उसका क्या होता है, आपका वेपराइजेशन करते हैं, पानी उड़ जाता है और उसमें जो NaCl है, जो आपका नमक है, वो रह जाता है। फिर उसको काट कर सफाई करके प्रोसेस के माध्यम से तब हम तक नमक पहुंचता है। क्लियर है? तो ये एक नमक का प्रोसीजर है, ठीक। और वस्तु विनिमय मैं आपको समझा चुका हूं। व्यापार की चीजों से इनका विनिमय करते थे और किस तरह की वो यात्रा करते थे, इसको देखिए। अच्छा, अब ये तो हुई, अब तक तो हमने गांव के बारे में पढ़ा, कैसे ग्रामीण व्यवस्था थी, क्या वहाँ वस्तु विनिमय था, किस तरह का चेंजिंग हो रहा था, इन सब चीजों को पढ़ा। अब हम नगर पर पढ़ेंगे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए मथुरा के मानचित्र से 7 को देखिए, यह है 2500 साल से ज्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यातायात व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। दूसरा क्या था? उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास में किसान, पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन ढूंढते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। तो उस जमाने में अगर कहीं सबसे अच्छी मूर्तियां बनती थी तो वो कहाँ बनती थी? मथुरा में बेहतरीन आपका मूर्ति बनाने की व्यवस्था थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे कि मथुरा एक आपका धार्मिक केंद्र भी था। यह बुद्ध विहार और जैन मंदिर है। कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। कैसे रहा है? कृष्ण भक्ति का ये एक आपका महत्वपूर्ण
केंद्र भी आपको देखने के लिए मिले। तो मथुरा क्या था? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध। देख लिया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्राचीन समय में मूर्ति कला के लिए भारत में कौन सी जगह स्थान या कौन फेमस था, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मथुरा ऐसी जगह थी जहां पर मूर्ति कला के लिए ये चीजें प्रसिद्ध थी। और आपको पता है मूर्ति कला के साथ साथ मथुरा आपका कृष्ण भक्ति में भी आगे था। कृष्ण भक्ति का केंद्र रहा है। क्या रहा है? केंद्र रहा। ये देखिए, चलिए। तो मथुरा कला के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।